चलिए थोड़ा सा और करके 3 बजे तक में वाइंड अप कर देते हैं, ठीक है। आइए अब देखिए, बिकॉज इट इज़ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, हमने डेमोक्रेसी देखा, लिबरल डेमोक्रेसी देखा। अच्छा देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, सारे स्टूडेंट्स के साथ सेम सिचुएशन होता है। सेम केस का ये है कि जब आप फर्स्ट टाइम सुनेंगे ना, आपको बहुत चीज़ ज़्यादा लगेगा। शायद ऐसा भी लग रहा होगा या फिर कभी भी लग सकता है इन द क्लासरूम, बट सेम चीज़ को आप घर पे जाइए और एक बार रिवाइज करिएगा एंड यू विल सी कि 10-15 मिनट में रिवीजन हो गया एंड देन यू विल रियलाइज अच्छा बस इतना ही पढ़ा है। ये पक्का 100% होने वाला है, ये हर किसी के साथ होता है, आप लोग के साथ भी होगा, ठीक है। अभी तक आप लोग ने जो लिखा है कितना पेजेस तक गया? 2-3 पेज है ना, 2-3 पेज 10 मिनट के अंदर तो रिवीजन हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। हाँ, सिर्फ सुनने के टाइम पे फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज जब आप कोई भी चीज़ पहली बार सुनेंगे तो चीज़ें भारी भारी लगेगी ही लगेगी, ठीक है। वो हर किसी के लिए होता है। मुझे तो पॉलिटिकल साइंस पेज लिमिट रीच्ड, अब और कैसे बढ़ेगा ये? अच्छा ये डिलीट कर दो क्या सब? मैं समझा नहीं, आके एक बार कर दीजिए क्या। अच्छा ये स्टार्टिंग वाला डिलीट कर दो, ओके ओके, अच्छा तो अभी हो गया ना, बस हो गया, इतना ही काफ़ी है बस। हाँ ठीक। अब आइए, सो अब हमने जो पढ़ा दैट इज़ लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी, ये सब कुछ बेसिक चीज़। अब जब आप बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी में ऑलवेज डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट कौन से टाइप की होती है? देखिए, डेमोक्रेसी में 2 टाइप की डेमोक्रेसी हो सकती है। अब यहीं से हम डेमोक्रेसी को समझते हैं, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, ठीक है। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का डिफरेंट टाइप्स कौन सा है? फर्स्ट एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये आपको लक्ष्मीकांत वो सब में भी मिलेगा, पहले यहाँ से समझ लीजिए फिर वहाँ पढ़िएगा, बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, वी हैव अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। देन अनदर वन इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है जी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। नाउ व्हाट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? पब्लिक द्वारा रूल होने वाला है, राइट। पब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेगी या जो भी है, वो इनडायरेक्ट हो जाता है, लेकिन पब्लिक का रूल होता है। डेमो मतलब पब्लिक और क्रेसी मतलब उन लोगों का रूल होता है, राइट। रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल वाला कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी? डायरेक्ट डेमोक्रेसी वेयर पीपल पार्टिसिपेट्स इन गवर्नेंस थिंग, राइट। पब्लिक खुद गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करती है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। व्हाट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी? वेयर पीपल पार्टिसिपेट्स इन गवर्नेंस directly they participate in the governance, right। इसका एग्जाम्पल क्या है? सबसे फाइन एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, ठीक है। अच्छा, इन इंडिया डू वी हैव डायरेक्ट डेमोक्रेसी? है ना, कहाँ पर है? लोकसभा नहीं, वो तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपको गांव में मिलेगा, ग्राम सभा, ग्राम सभा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल के थ्रू कि कैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहाँ पर काम करता है। इंडिया में याद रखिएगा, इंडिया में ग्राम सभा, इन इंडिया ओनली एट द लेवल ऑफ, ओनली एट द लेवल ऑफ ग्राम सभा,
ठीक है जी, केवल ग्राम सभा के लेवल पर, ठीक है। सो डेमोक्रेसी, वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, वन इज कॉल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अदर वन इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. Direct democracy is where the people participate in the governance directly. The fine example is Switzerland. And second, in India, do we have direct democracy? Yes, we have. वो only at the Gram Sabha level. This is the only level where we have this direct democracy. ठीक है. अब देखते हैं direct democracy का भाई कैसे direct democracy होता है. How people participates, है ना. Direct democracy होता क्या है? तो where people participates directly. Where people participates directly, ठीक है. लेकिन people directly participate कैसे करती है, तो कुछ मैकेनिज्म का यूज़ किया जाता है. ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ही हम चल रहे हैं. इधर मैकेनिज्म क्या है, व्हाट आर द मैकेनिज्म जिसका इस्तेमाल किया जाता है. तो पहला मैकेनिज्म बोलिए, टूल्स बोलिए, जिसका इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में. पहला इज इनिशिएटिव. इनिशिएटिव देखिए क्या होता है. स्विट्ज़रलैंड में वी हैव डायरेक्ट डेमोक्रेसी. तो मतलब क्या, तो स्विट्ज़रलैंड में पब्लिक लोग पार्टिसिपेट करते हैं लॉ मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है. लॉ मेकिंग प्रोसेस में दे पार्टिसिपेट. अब कैसे, तो इनिशिएटिव. इनिशिएटिव का मतलब होता है आम जनता खुद से एक कानून बनाती है और पार्लियामेंट को भेजती है कि भाई इस कानून को पास करो, हमने ये बनाया है. सिविल सोसाइटी एक कानून बनाएगी आम जनता के सहमत से, जिसको कहा जाता है द लॉ ड्राफ्टेड बाय द जनरल पब्लिक. तो जनरल पब्लिक द्वारा लॉ बनाया जाएगा और वो आप भेजेंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है. मतलब दैट इज़ कॉल्ड इनिशिएटिव, ठीक है. तो यहाँ पर क्या होता है, इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, पीपल ड्राफ्ट द लॉ या लॉ इज ड्राफ्टेड बाय पीपल इन पीपल, ठीक है. लॉ इज ड्राफ्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री. आम जनता लॉ बनाती है और लॉ को भेजती है, राइट. सेकंड इज रेफरेंडम. अब रेफरेंडम क्या होता है, जहां पार्लियामेंट लॉ बनाएगी. इंडिया में पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, पास कर दिया, वो हम पर लागू हो जाता है. लेकिन स्विट्ज़रलैंड में ऐसा नहीं है. वहाँ पर अगर पार्लियामेंट लॉ बनाती है तो वो लॉ पब्लिक के बीच में भेजा जाता है. वहाँ पर पास होने के बाद में पब्लिक के पास भेजा जाएगा. पब्लिक भी वोट करती है लॉ के ऊपर. जैसे आप प्रधानमंत्री चुनने के लिए MP MLA के लिए वोट करते हैं ना, वैसे लॉ के लिए भी वोट किया जाता है. पब्लिक का वोट अगर मिलेगा तो ही उस लॉ को फाइनली इफेक्टिव बनाया जाएगा. अगर पब्लिक ने उस लॉ को रिजेक्ट कर दिया तो फिर नहीं होएगा, ठीक है. तो यानी पार्लियामेंट लॉ पास करके पब्लिक के पास भेजती है और पब्लिक से पूछती है येस और नो का 2 बटन है, आप लोग जाओ और वोट करो. ज़्यादा लोग ने येस को वोट कर दिया तो ही वो लॉ इफेक्टिव होगा, और ज़्यादा लोग ने अगर नो कर दिया तो फिर वो इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है. तो यहाँ पर क्या होता है, रेफरेंडम में पीपल मतलब लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर इज प्लेस्ड बिफोर द पीपल फॉर देयर वोट, ठीक है. लॉ लिखते हैं या लेजिस्लेशन मेड बाय द पार्लियामेंट. ये पार्लियामेंट के बदले लेजिस्लेचर लिख दीजिए, इसको ऐसा लिखते, रुक जाइए. लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर इज प्लेस्ड बिफोर पीपल फॉर वोटिंग, ठीक है. पब्लिक के पास भेजा जाता है वोटिंग के लिए, ठीक है. देन थर्ड क्या तरीका होता है, थर्ड एक है, उसको कहा जाता है प्लेबिसाइट. ठीक है जी, प्लेबिसाइट. अब ये प्लेबिसाइट क्या होता है, व्हाट इज प्लेबिसाइट. तो लॉ पार्लियामेंट बनाएगी
और पब्लिक के पास जब वोट के लिए रखा जाएगा, इस बार सिर्फ वोट के लिए नहीं रखा जाएगा, साथ में पब्लिक का ओपिनियन भी मांगा जाता है, ठीक है। सो लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर is placed before public, is placed before public, आम जनता के सामने प्लेस किया जाता है, रखा जाता है, काहे के लिए, is placed before public, पब्लिक या पीपल बोल दीजिए, पीपल, फॉर वोटिंग एंड ओपिनियन, ओपिनियन, इसमें ओपिनियन को अंडरलाइन करेगा क्योंकि ओपिनियन ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। समझिए एक कंट्री है, कोई भी कंट्री है, कंट्री ए, इस कंट्री ए में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, राइट। इस कंट्री ए में क्या कॉन्सेप्ट होगा, अगर समझिए दीज आर द डिफरेंट पीपल, और ये वहाँ की पार्लियामेंट है, ठीक है, इसके अंदर कुछ मेंबर्स लोग हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोग, एमपी लोग। अब पहला है इनिशिएटिव, आम जनता लोग ने एक लॉ बनाया, इन लोग ने एक कानून का ड्राफ्ट रेडी किया, किससे रिलेटेड था, शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। इन लोग चाहते थे कि एजुकेशन से रिलेटेड एक लॉ हो। इंडिया में आम जनता लॉ नहीं बनाती है, हम कुछ भी नहीं करते, लेकिन जहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वहाँ पर आम जनता लॉ बनाएगी, और लॉ बनाकर वो पार्लियामेंट के पास इसको भेजती है कि भाई इसको पास करवा। उन लोग ने पास कर दिया तो वो लॉ फाइनल हो गया, क्योंकि पब्लिक तो ऑलरेडी करके ही तो भेजी है, और इसने पास किया तो लॉ बन गया। एक पहला तरीका ये है इनिशिएटिव, ठीक है। दूसरा तरीका होता है दैट इज रेफरेंडम। रेफरेंडम में क्या होगा, इन लोग ने एक लॉ बनाया, समझिए ये लॉ था कि फॉर एग्जांपल ये लॉ है कि हमें क्रिकेट स्टार्ट, समझिए ये कंट्री है जहाँ पर क्रिकेट नहीं होता है, जस्ट टेक एन एग्जांपल। तो इन लोगों को है कि हमें क्रिकेट स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमारे यहाँ पर क्रिकेट एज ए स्पोर्ट्स, नेशनल स्पोर्ट्स उसे डिक्लेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस बिल में इन लोग ने पास कर दिया है कि हाँ करना चाहिए, बट अभी भी हाँ ना नहीं होगा, ये पब्लिक के सामने इसको रखा जाएगा फॉर वोटिंग, येस और नो। पब्लिक ने येस को अगर मेजॉरिटी दिया है तो ये लॉ बन जाएगा, एंड क्रिकेट विल बी, फॉर एग्जांपल इट विल बी ए स्पोर्ट्स, नेशनल स्पोर्ट्स। और अगर इन लोग ने मना कर दिया तो फिर वो नहीं होगा। मतलब देखिए लॉ इस सिर्फ पार्लियामेंट के पास होने से नहीं हो रहा है, पब्लिक के पास भी भेजा जा रहा है, पब्लिक उसको एक्सेप्ट करेगी तो ही होगा, ठीक है। और तीसरा एक है प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट में क्या होता है, दीज पीपल दे मेक द लॉ, दे प्लेस इट बिफोर द पब्लिक फॉर देयर ओपिनियन, स्पेशली फॉर ओपिनियन। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटेन ने ब्रेग्जिट किया था, आपको पता है ब्रेग्जिट, ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का पहले मेंबर हुआ करता था, एक संस्था यूरोपियन यूनियन है उसकी मेंबर हुआ करती थी ब्रिटेन, लेकिन ब्रिटेन वहाँ से निकल गई। तो निकलने से पहले उसे पब्लिक से भी जानकारी लेना था कि एमपी लोगों ने तो डिसाइड कर लिया, पार्लियामेंट में बिल पास कर दिया कि भाई वी विल गेट आउट ऑफ दिस यूरोपियन यूनियन, वी डू नॉट वांट टू कंटिन्यू इन यूरोपियन यूनियन। तो अब पब्लिक के ओपिनियन के लिए उन लोग ने एक बिल सामने रख दिया, उसमें लिखा कि क्यों हम लोग डिसाइड कर रहे हैं निकलना है, फलाना डिगराना है, ये वो करके, और 2-3 पॉइंट दे दिया। 2-3 पॉइंट में आपको जिसको भी सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करो, और पब्लिक उस पॉइंट के थ्रू अपना ओपिनियन देने वाली है कि हमें निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए, ऐसा वैसा करके। तो ओपिनियन जनरेट किया जाता है। ये दोनों सेम ही है, यहाँ पर सिर्फ येस और नो पब्लिक से पूछा जाता है, यहाँ पर पब्लिक से येस और नो के साथ में ओपिनियन भी मांगा जाता है, ठीक है, आपका क्या ओपिनियन है, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड थिंग। और एक लास्ट चीज होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, एक और चीज होती है दैट इज कॉल्ड रिकॉल करना। रिकॉल का मतलब होता है जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव है जिसको आपने इलेक्ट किया उसको आप वापस बुला लेते हैं, रिकॉल करना। देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड रिकॉल, ठीक है। रिकॉल का मतलब होता है कॉलिंग बैक द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट, calling back the elected
रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। मतलब आपने अपने एरिया से कोई एमपी को चुनकर भेजा 5 साल के लिए, लेकिन आपको लग रहा है कि भाई ये काम तो करता ही नहीं है, तो इसको वापस बुला लो। तो एक और वोटिंग होगा उसका मेंबरशिप ख़त्म करने के लिए, मतलब 5 साल वो कंटिन्यू नहीं करेगा, उसको 2 ही साल में भाई तू काम ना करता वापस आ जाते, बदले किसी और को 3 साल के लिए भेजते, तो उसको बोला जाता है रिकॉल करना, राइट। इंडिया में ये सब नहीं होता है, राइट ना। तो ये 4 मेजर है जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का फॉर्मेट है, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिर्फ इंडिया में ग्राम सभा लेवल पे है, लेकिन वहाँ पर भी रिकॉल वाला एज सच कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। अब इंडिया डायरेक्ट डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर सकता है या नहीं? कैन वी अडॉप्ट अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया? कैन वी हैव अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी? नहीं, एग्जैक्टली। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया में मतलब लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता है? तो नहीं लाया जा सकता। क्यों? डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है कि आपके कंट्री का साइज़ छोटा होना चाहिए, छोटे लेवल पर ही पॉसिबल है, हायर लेवल पे ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कंट्री का साइज़ स्मॉल होना चाहिए, इंडिया में ये नहीं है, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, राइट। देन आपके देश में पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में ये काम नहीं चलेगा, बट इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ऑल्सो वी कैनॉट हैव अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया, अदरवाइज एवरीथिंग विल गो केओस्ड, लाइक। देन डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए रिक्वायर्ड है आपकी पॉपुलेशन लिटरेसी हाई होनी चाहिए, लिटरेट पॉपुलेशन होना चाहिए, लेकिन इंडिया में लिटरेसी कम है, अभी भी बहुत कम है, और इमेजिन करिए 1950s में तो कितना ही कम था, ठीक है। सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए एक पॉलिटिकल कल्चर होना चाहिए, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिकल कल्चर का मतलब है करप्शन नहीं होना चाहिए, ऑनेस्टी के साथ काम करो, करप्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो करप्शन अगर होगा तो क्या दिक्कत होगा? सबसे पहले इधर ही आपके एरिया का एक एमपी था, वो उसको आप लोग ने इलेक्ट करके भेजा, मालूम पड़ा कि वो दूसरे लोगों का बात ही नहीं सुन रहा है, मतलब कोई दूसरे पार्टी के दूसरे लोग का, तो पार्टी ने जानबूझ का क्या कर दिया, बोला कि भाई इसको वापस बुला, रिकॉल कर देते हैं, भले कुछ भी काम कर रहा है लेकिन रिकॉल करवा दिया। मतलब ये क्या होता है? ये सब करप्शन, ये शो करता है कि पॉलिटिकल कल्चर उतना स्ट्रॉन्ग हेल्दी नहीं है, ठीक है। तो हेल्दी कल्चर चाहिए। बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम वी डू नॉट हैव डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अदरवाइज डायरेक्ट डेमोक्रेसी को हमेशा बेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी ही माना जाता है, ठीक है। सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अदरवाइज अ बेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, but because of not so healthy culture we do not have this direct democracy in India, ठीक है जी, क्लियर है ना? ओके, सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपने देख लिया। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया में किस लेवल पे है? ग्राम सभा लेवल, ओनली एट द ग्राम सभा लेवल। ये आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इंडिया डू नॉट फीचर अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, राइट? तो आंसर है नो, India features a direct democracy only at the gram sabha level. That is the right answer, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 मेजर टूल्स कौन से हैं? प्लेबिसाइट, रेफरेंडम, रिकॉल, इनिशिएटिव। और ये चारों का आपको मतलब पता होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में पूछता है इनिशिएटिव मीन्स, और आपके ऑप्शन रहेंगे, यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज ऑप्शन, ठीक है जी, यू नीड टू आइडेंटिफाई दिस थिंग। सो रेफरेंडम और डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमने देखा। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। अब ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के टाइप्स कितने होते हैं, इसको आप टाइप्स के थ्रू पढ़िए। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब डायरेक्टली आई एम रूलिंग, पब्लिक डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब मैं डायरेक्टली नहीं, किसी के थ्रू रूल कर रहा हूँ, ठीक है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। कौन सा वो 3 टाइप है? वन इज कॉल्ड पार्लियामेंट्री फॉर्म, या पहले लिख दीजिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी या प्रेसिडेंशियल फॉर्म। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में वन वी हैव प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, द अदर वन इज
राइट, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड सेमी प्रेसिडेंशियल। सेमी प्रेसिडेंशियल, एक है प्रेसिडेंशियल, एक है पार्लियामेंट्री, एंड द अदर वन इज सेमी प्रेसिडेंशियल। प्रेसिडेंशियल जिसको आप हाइब्रिड फॉर्म भी बोलते हैं, हाइब्रिड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, हाइब्रिड फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। सो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी तीन तरीके का होता है, प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री एंड सेमी प्रेसिडेंशियल। अब आइए पहले ये दोनों को साथ में कलेक्टिवली निपटाते हैं। ये दोनों साथ में है कैसा? पार्लियामेंट्री फॉर्म एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म, ये दोनों में सबसे मेजर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस लाई करता है ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, राइट, पावर का रिलेशन। तो अगर मैं आपको बोलूं प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री में, पार्लियामेंट्री में सबसे मेजर इन लोगों का रिलेशन क्या है? द रिलेशन बिटवीन द पार्लियामेंट, आई मीन द मेजर डिफरेंस या जो कोर डिफरेंस बिटवीन द पार्लियामेंट्री एंड द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज विथ रिस्पेक्ट टू द रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका और न्यायपालिका, है ना। इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है, उसी के आधार पर सबसे मेन वही है जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं पार्लियामेंट्री है या प्रेसिडेंशियल है, ठीक है। तो आप इसका पहला पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं, पहला कॉमन पॉइंट लिखते हैं, द मेन डिफरेंस between presidential form and parliamentary form of government is with respect to relation between legislature and executive। ठीक है, the main difference between presidential and parliamentary form of government is with respect to what? Relation between legislature and executive। अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या नहीं है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना। हम मोदी जी की बात करते हैं, ये बहुत आसान हो जाएगा समझने के लिए। मोदी जी पार्लियामेंट के हिस्सा है कि नहीं है? है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो एमपी है लोकसभा में, ही इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट। सो प्लस मोदी जी गवर्नमेंट की हिस्सा है या नहीं है? सी, राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लेकिन गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। पार्लियामेंट का हिस्सा होना मतलब लेजिस्लेचर का हिस्सा होना, ठीक है, और गवर्नमेंट का हिस्सा होना मतलब एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होना। तो मोदी जी पार्लियामेंट का हिस्सा है, ही इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, आई मीन ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट। एंड इज ही द पार्ट ऑफ दिस एग्जीक्यूटिव? यस, तभी तो मोदी सरकार में है ना, प्राइम मिनिस्टर है, तो ये यहाँ पर पीएम भी है। तो यानी देखिए ही इज एन एग्जीक्यूटिव, ही इज अ लेजिस्लेचर, दोनों है। लेकिन अगर वही आप जो बाइडन की बात कर लीजिए, जो बाइडन अमेरिका में जो कांग्रेस है यानी वहाँ की पार्लियामेंट, क्या वो पार्लियामेंट का हिस्सा है? याद रखिएगा नहीं। क्या वो लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, गवर्नमेंट का हिस्सा है? प्रेसिडेंट है तो गवर्नमेंट का हिस्सा है। मतलब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो भी इंसान लेजिस्लेचर का पार्ट होता है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं होता, एग्जीक्यूटिव का होता है वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होता। लेकिन इंडिया में जो भी एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर का पार्ट भी है, डबल मेंबरशिप होता है। देखिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में
लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर किसको बोलते हैं? जो लेजिस्लेचर का पार्ट है, मतलब वो लेजिस्लेटर है, ठीक है। लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटर बोल दीजिए, लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव आर टू डिफरेंट, एग्जीक्यूटिव यानी यहां पर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव्स आर नॉट द पार्ट ऑफ लेजिस्लेशन, ठीक है। लेजिस्लेचर का वो पार्ट नहीं होते हैं। मतलब देखिए अमेरिका में कैसा है, आपको कार्यपालिका न्यायपालिका से थोड़ा और, मतलब वो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव से थोड़ा और आसानी से समझ में आएगा। एक सेकंड रुकिए। कोई भी स्टेट है, स्टेट का मतलब कंट्री, कंट्री के 3 ऑर्गन होते हैं, ठीक है। 3 ऑर्गन क्या है, दैट इज लेजिस्लेचर, राइट, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एंड जुडिशरी। ये 3 ऑर्गन होता है। देखिए यही 3 ऑर्गन है जो पूरा देश को चलाता है। कोई भी देश का, आप देश को एक ह्यूमन बीइंग जैसा इमेजिन करिए। जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तब उस समय मैं आपको बताऊंगा कि एक कंट्री को ह्यूमन बीइंग करके इमेजिन करिए तो आपको सब चीज़ समझ में आएगा। अभी के लिए समझिए कि ये इस देश को चलाने के लिए 3 अंग की जरूरत है, 3 ऑर्गन है, 3 पार्ट है। एक को आप बोलते हैं लेजिस्लेचर, एक को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव और एक को बोलते हैं जुडिशरी। कैसे? लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, दे मेक द लॉ, राइट, लॉ मेकिंग इसका काम है। इन लोगों ने लॉ बनाया, राइट। इसका काम होता है उसी लॉ को एग्जीक्यूट करना, लॉ को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। तो इन लोग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट द लॉ, ठीक है। और जुडिशरी का काम क्या होता है, जो भी लॉ बना अगर वो लॉ कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको पनिश करना, राइट, किसी को पनिश करना अगर कोई लॉ नहीं बना रहा है, ठीक है। यानी इस क्लास में सभी स्टूडेंट्स लोग बहुत शांति से अच्छे से रहे, पढ़ाई अच्छे से करे, डेकोरम क्लास का मेंटेन हो, डिसिप्लिन मेंटेन हो। सब चीज़ के लिए क्या ज़रूरी है, इस क्लास में एक रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए। तो एक ग्रुप है, एक टीम है, वो क्या करती है, वो रूल बनाती है। दूसरी टीम है फैकल्टीज़ और मैनेजमेंट का, उसका काम होता है उस रूल को इम्प्लीमेंट करवाना। बच्चे लोगों से आईडी कार्ड देख लो या बच्चे लोगों को बोलते रहो कि ये मत करो, हल्ला नहीं करने का, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ठीक है। और एक तीसरी एक टीम होगी, अगर किसी ने, कोई स्टूडेंट उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो उस स्टूडेंट को हम थर्ड टीम के पास लेके जाएंगे और थर्ड टीम फिर पनिशमेंट डिसाइड करेगी कि क्या पनिशमेंट देना है, ठीक है। और ये 3 टीम के ही काम करने की वजह से क्लासरूम अच्छे से चल रहा है, राइट। तो वो 3 टीम कौन है, एक लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है, एक एग्जीक्यूटिव जो उसे इम्प्लीमेंट करती है, और एक जुडिशरी जो पनिशमेंट देगी अगर आपने लॉ को फॉलो नहीं किया। प्लस ये भी देखती है कि लॉ सही है या गलत है। लॉ भी एकदम ही कुछ भी अटपटा नहीं होना चाहिए, उसी को आप बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू भी एक चीज़ होता है विच इज़ डन बाय दिस पीपल, ठीक है, जुडिशरी। सो दीज आर द 3 ऑर्गन। अब ये 3 ऑर्गन का आप मेंबर कैसे बनते हैं, ये 3 ऑर्गन, इलेक्शन होता है, लोकसभा राज्यसभा का इलेक्शन, इसी को आप पार्लियामेंट बोलते हैं ना। लेजिस्लेचर इज नथिंग बट द पार्लियामेंट, ठीक है। अब पार्लियामेंट का आप मेंबर कैसे बनते हैं, इलेक्शन होता है, इलेक्शन, जो भी इलेक्शन जीतेगा वो पार्लियामेंट में, लोकसभा में चले जाएगा। वैसे ही इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और हम राज्यसभा में भी चले जाते हैं, ठीक है। और यही लोकसभा और राज्यसभा में बैठकर फिर लॉ बनाया जाता है, ठीक है। नाउ एग्जीक्यूटिव का मेंबर कैसे बनेंगे, इसका तो मेंबर आपको पता चल गया है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करो, जो इलेक्शन जीत जाएगा वो उसका मेंबर बनेगा। डायरेक्ट इलेक्शन से लोकसभा, इनडायरेक्ट इलेक्शन से राज्यसभा का मेंबर आप बन जाते हैं। एग्जीक्यूटिव आप कैसे बनते हैं, इंडिया में एग्जीक्यूटिव बनने का नियम ये है कि लोकसभा में जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी होगी उस पार्टी के लोग ही एग्जीक्यूटिव में आएंगे। तो लोकसभा में कांग्रेस वाला था, लेकिन बीजेपी का बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी वाले लोग यहाँ पर जीत के गए, तो सरकार बीजेपी बना देती है, बीजेपी, ठीक है।
तो बीजेपी एग्जीक्यूटिव बन गई। तो मतलब जो लोकसभा में मेजॉरिटी जिसके पास है उन्हीं की एग्जीक्यूटिव बनती है। इसी को हम बोलते हैं ड्यूअल मेंबरशिप, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव बनने के लिए इसका अलग इलेक्शन है, यह इलेक्शन से आता है, ये कोई यहाँ से उठ के नहीं आता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, देयर इज अ सेपरेशन। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर टू डिफरेंट पीपल। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। यानी इसी को हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है जी। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ठीक है। वेरएज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, तो यहाँ पर फ्यूजन ऑफ पावर, मतलब लेजिस्लेचर का जो पार्ट होगा, हूसोएवर इज अ लेजिस्लेटर, वो ही एग्जीक्यूटिव का पार्ट भी बनता है, ठीक है। इसको कहा जाता है फ्यूजन ऑफ पावर, या सिंपल ऐसा बोल दीजिए ड्यूअल मेंबरशिप, वो और अच्छा आसान होगा, है ना। ड्यूअल मेंबरशिप, दो मेंबरशिप है, मतलब जो लेजिस्लेचर है वो ही एग्जीक्यूटिव भी बन रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटर का पार्ट होता है, दिस इज वन थिंग, राइट। सेकंड, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कहा जाता है स्टेबिलिटी इज द वर्च्यू ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, वो सरकार हमेशा गिर रही है उड़ रही है, वैसा नहीं होता है। एक सरकार जो बनी वो सरकार हमेशा टिके रहेगी, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, जितने भी समय के लिए आपने सरकार बनाया वो टिके रहेगी। लेकिन अगर वहीं पर आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं होती है। वहाँ क्या होता है, वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वहाँ अकाउंटेबिलिटी होती है, वहाँ रिप्रेजेंटेटिवनेस होता है, इस तरीके का फीचर होता है, ठीक है। तो देखिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक अच्छी चीज़ है, वो है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, राइट। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, तो यहाँ कुछ और चीज़ है, ये सेकंड नंबर का पॉइंट में लिख देते हैं। तो यहाँ पर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है, मोर रिप्रेजेंटेटिव, मोर अकाउंटेबल, है ना। जहाँ पर वो रिप्रेजेंटेटिव मतलब बेसिकली ये हो गया जहाँ पर प्रतिनिधित्व करता है ना, उस टाइप का, ठीक है। मोर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है जी, सेंटेटिव, ठीक है। और मोर अकाउंटेबल है, अकाउंटेबल, राइट। यहाँ पर जिम्मेदार सरकार होगी क्योंकि वहाँ पर उन लोगों को जवाबदेही ज़्यादा होती है, राइट। यहाँ पर सरकार की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर प्रिवेल करता है, इधर ऐसा कोई भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर स्टेबिलिटी इज़ द वर्च्यू, राइट। अब अगर आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखेंगे तो एक और चीज़ है, दैट इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। जब यहीं पर लिख दीजिए वो ज़्यादा सही रहेगा। मोर रिप्रेजेंटेटिव है, मोर अकाउंटेबल है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्टिव अब देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए ये सब जो टर्म है, लाइक फॉर एग्जांपल कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, अकाउंटेबल ज़्यादा कैसे, ये सब धीरे धीरे ही आपको समझ में आएगा। अभी हमने टॉपिक सब किया नहीं है, एक एक टॉपिक जब हम करते जाएंगे तो अभी तो ये सिर्फ वार्म अप चल रहा है इसके बाद हम कल से शुरू करेंगे हिस्ट्री, लाइक ब्रिटिश इंडिया वाला, राइट।
कि उन लोग ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट क्या लाया था, फलाना डिगराना सारा चीज़, ठीक है। अभी तो हम सिर्फ बेसिक चीज़ देखते चल रहे, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये समझ लीजिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये समझ लीजिए। एक फाइनल छोटा सा चीज़ बोल देता हूँ, दैट इज सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म, जो फ्रांस वो सब जगह है, वो क्या है वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद वाइंड अप कर देते हैं, ठीक है। सिर्फ 5 मिनट का टाइम दे दीजिए। देखिए अब एक थर्ड, क्योंकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में 3 चीज़ होता है, प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री एंड थर्ड वन इज सेमी प्रेसिडेंशियल। अब ये होता क्या है, बस सिर्फ सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझिए, बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। हम बात करते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये क्या होता है? देखिए पता है क्या है इसका सबसे फाइन एग्जांपल, वैसे तो बहुत है लेकिन सबसे फाइन एग्जांपल फ्रांस ले लीजिए। देखिए फ्रांस का सिस्टम कैसा है, पहले तो मैं आपको वो बताता हूँ। फ्रांस में एक पोजीशन है प्रेसिडेंट का, एक पद है प्रेसिडेंट का, ठीक है। देन एक पोजीशन है प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर के साथ उसकी अदर मेंबर्स भी, गवर्नमेंट में अदर मिनिस्टर्स भी आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, ठीक है। ये एक पोजीशन है। और एक चीज़ होता है वो है वहाँ की पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट में वहाँ 2 हाउस है, यहाँ पर जैसे लोकसभा राज्यसभा 2 हाउस है, वहाँ पर भी 2 हाउस है। एक हाउस को कहा जाता है नेशनल असेंबली, ये एक हाउस है, वहाँ के लोकसभा को नेशनल असेंबली बोलते हैं, ठीक है। वहाँ के राज्यसभा को कहा जाता है सीनेट, अमेरिका के ही जैसा सीनेट। ये वहाँ का राज्यसभा, ये वहाँ का लोकसभा, ठीक है, ये उसका नाम है। अब फ्रांस का नियम कैसा है देखिए, इलेक्शन होगा, एक इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, पब्लिक लोग इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में और वोट किया जाता है, राइट। जिसको भी वोट कर दिया, समझिए फॉर एग्जांपल, एक समझने के लिए हम कांग्रेस बीजेपी ही लेते हैं, समझिए वहाँ पर भी कांग्रेस बीजेपी है, तो कांग्रेस का भी एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा था और बीजेपी का एक कैंडिडेट खड़ा था इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, एक ही पद के लिए। प्रेसिडेंट का सेपरेट इलेक्शन होता है। तो इमेजिन करिए कि कांग्रेस का आदमी जीत गया, राइट, तो यहाँ पर पहुँच गया कांग्रेस वाला, इंडियन नेशनल कांग्रेस का आदमी प्रेसिडेंट बना, ठीक है। और अलग से जैसे इंडिया में लोकसभा राज्यसभा का इलेक्शन होता है ना, लोकसभा का इलेक्शन होता है ना, वैसा ही वहाँ पर अलग एक इलेक्शन होता है नेशनल असेंबली का, ठीक है। तो एक दूसरा इलेक्शन होता है नेशनल असेंबली का, ये डायरेक्ट इलेक्शन है, यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन है, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है, ये डायरेक्ट इलेक्शन है, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन। तो अभी हम नेशनल असेंबली की बात करते हैं। एक नेशनल असेंबली का इलेक्शन होता है। अब इमेजिन करिए सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से जितनी भी वो एरिया है, कहीं से बीजेपी का आदमी खड़ा है, कहीं से कांग्रेस का आदमी खड़ा है, सब लोग खड़े होंगे, तो हर जगह से कोई ना कोई जीतेगा। किसी एरिया से बीजेपी का जीत गया, किसी एरिया से कांग्रेस वाला जीता, होता है ना जैसे इंडिया में वैसा। तो इमेजिन करिए यहाँ पर 100 लोगों में से टोटल 100 सीट था नेशनल असेंबली में, 30 कांग्रेस वाला, 70 बीजेपी वाला जीत गया। ये इलेक्शन है सेकेंड, दूसरा इलेक्शन हुआ नेशनल असेंबली के लिए, ठीक है। अब नियम के अनुसार ये है कि नेशनल असेंबली में जिस पार्टी की मेजॉरिटी होगी उसी पार्टी के लीडर को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के तौर पे अपॉइंट करेगा, राइट। राष्ट्रपति कांग्रेस का है, लेकिन उसकी मजबूरी हो गई कि यहाँ पर मेजॉरिटी किसका है, बीजेपी, तो उसको बीजेपी के आदमी को ही एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो वो प्राइम मिनिस्टर इसको अपॉइंट करेगा, बीजेपी वाले को, और प्राइम मिनिस्टर के कहने पे अदर बीजेपी वाले लोगों को मंत्री बना देगा, राइट। और अगर समझिए कांग्रेस की यहाँ पर मेजॉरिटी होती तो फिर कांग्रेस के किसी एक आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनाता और फिर अदर कांग्रेस वाले लोगों को अदर मिनिस्टर बनाता। जब सेम पार्टी का प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होगा तब तो सब सही है, लेकिन जब प्रेसिडेंट अलग पार्टी का और प्राइम मिनिस्टर अलग पार्टी का हो
तब यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाता है। उसको कोहैबिटेशन फ्रांस में बोलते हैं, राइट। तो ये वाला एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ आप देख रहे प्रेसिडेंट का इलेक्शन अलग, प्राइम मिनिस्टर का अलग, प्राइम मिनिस्टर नेशनल असेंबली से उठकर ऐसे आता है। यहाँ पर नियम क्या है, प्रेसिडेंट के पास पावर है एक्सटर्नल अफेयर के मैटर्स को देखना। जितनी भी एक्सटर्नल अफेयर, विदेश नीति से रिलेटेड कोई भी मामला होगा उसको प्रेसिडेंट के अंडर में होता है, और इंटरनल मैटर, देश के अंदर का जो भी मामला होता है वो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है। अब ये इंटरनल के लिए है और ये एक्सटर्नल के लिए है। दिस ही इज फॉर एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल मामला प्राइम मिनिस्टर देखेगा, एक्सटर्नल मामला प्रेसिडेंट देखेगा। सो दिस इज हाउ द इलेक्शन प्रोसीजर इज ऑफ इन फ्रांस, और इसको कहा जाता है सेमी प्रेसिडेंशियल। इंडिया में प्रेसिडेंट पावरफुल है या प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म। अमेरिका में वहाँ प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं, तो प्रेसिडेंट ही है और वही पावरफुल है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म। और फ्रांस में दोनों ही है और दोनों ही पावरफुल है, ये बाहर के मामले के लिए, ये इंटरनल मामले के लिए। ये है सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म, ठीक है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में ही है, दूसरी जगह वो जहाँ जहाँ आया वहाँ पर डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये है सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म। और इसमें जब पार्टी सेम हो तब तो ठीक है, पार्टी अगर दोनों का अलग अलग है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का, तो उसको कोहैबिटेशन कहा जाता है, राइट। डिफिकल्ट कोहैबिटेशन कहा जाएगा जब दोनों का पार्टी अलग अलग रहता है, ठीक है। तो ये है सेमी प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म का एग्जाम्पल सिर्फ अमेरिका है। अमेरिका इज़ द ओनली कंट्री टू हैव द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रिमेनिंग जहाँ जहाँ पर भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई वो डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सर्वाइव करने के लिए वहाँ पर पॉलिटिकल कल्चर बहुत हेल्दी होना चाहिए। अगर करप्शन थोड़ा भी होगा तो वो डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए यूरोप की कंट्रीज़ लोग प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट्री फॉर्म उसको चाहिए नहीं था, प्रेसिडेंशियल फॉर्म हजम नहीं हो पाएगा, तो उन लोग ने बीच का ले लिया सेमी प्रेसिडेंशियल, ठीक है। थोड़ा पार्लियामेंट का भी ले लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर को पावरफुल बना दिया, थोड़ा प्रेसिडेंट का ले लेते हैं, प्रेसिडेंट को पावरफुल बना दिया, और एक ये यूनिक तरीके का गवर्नमेंट फॉर्म कर दिया, ठीक है जी। बस अभी के लिए इतने भी ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।